मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज बहुत पावन दिन पर मुझे आपसे मन की बात करने का अवसर मिला है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज से भारतीय नववर्ष का भी आरंभ हो रहा है। इस बार विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है। इस समय मेरे सामने आपकी ढेर सारी चिट्ठियां रखी हुई है। कोई बिहार से हैं, कोई बंगाल से, कोई तमिलनाडु से हैं, कोई गुजरात से हैं। इनमें बड़े रोचक तरीके से लोगों ने अपने मन की बातें लिखकर भेजी है। कई सारी चिट्ठियों में शुभकामनाएं भी हैं, बधाई संदेश भी हैं, लेकिन आज मेरा मन करता है कुछ संदेशों को आपको सुनाऊं। सर्वारिगु युगादि हब्बद शुभाशय गड़ू। अगला संदेश है अंदरी की उगादि शुभाकांक्षलु। अब एक और चिट्ठी में लिखा है संवसार पाड़व्यार्ची परबी। अगले संदेश में लिखा गया है गुड़ी पाड़वा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। हमारे एक साथी ने लिखा है एल्ला वरक्कुम विशु आशम शगल। एक और संदेश है इनिये पुथांडु नल्लवाल थुक्कल। साथियों, आप ये तो समझ गए होंगे कि अलग अलग भाषाओं में भेजे गए संदेश हैं, लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? यही तो वो खास बात है जो आज मुझे आपसे साझा करनी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों में नववर्ष शुरू हो रहे हैं और ये सभी संदेश नववर्ष और विभिन्न पर्वों की बधाइयों के हैं। इसलिए मुझे अलग अलग भाषाओं में लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। साथियों, आज कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उगादि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। विविधता भरे हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अगले कुछ दिन में असम में रोंगाली बिहू, बंगाल में पोइला बोईशाख, कश्मीर में नवरेह का उत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की जबरदस्त धूम दिखेगी। इसे लेकर भी उत्साह का माहौल है और ईद का त्योहार तो आ ही रहा है। यानी ये पूरा महीना त्योहारों का है, पर्वों का है। मैं देश के लोगों को इन त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे ये त्योहार भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हो, लेकिन ये दिखाते हैं कि भारत की विविधता में भी कैसे एकता पिरोई हुई है। इस एकता की भावना को हमें निरंतर मजबूत करते चलना है। साथियों, जब परीक्षाएं आती हैं तो युवा साथियों के साथ मैं परीक्षा पे चर्चा करता हूं। अब परीक्षाएं हो चुकी हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो दोबारा क्लास शुरू होने की तैयारी हो रही है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ ना कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं। इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कोई संस्था
टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहाँ ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। अगर कहीं पर्यावरण की बात हो, थिएटर की बात हो या लीडरशिप की बात हो, ऐसे विविध विषय के कोर्स होते रहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच या तो ड्रामा सिखाते हैं, ये बच्चों को बहुत काम आते हैं। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। ऐसे कार्यक्रमों को लेकर मेरा एक विशेष आग्रह है। अगर कोई संगठन, कोई स्कूल या सामाजिक संस्थाएं या तो फिर साइंस सेंटर ऐसी समर एक्टिविटीज करवा रहे हो तो इसे #MyHolidays के साथ जरूर शेयर करें। इससे देश भर के बच्चे और उनके माता पिता को इनके बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। मेरे युवा साथियों, मैं आज आपसे माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। इस कैलेंडर की एक कॉपी अभी मेरे सामने रखी हुई है। मैं इस कैलेंडर से कुछ अनूठे प्रयासों को साझा करना चाहता हूं। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। बच्चों और उनके माता पिता से भी मेरा विशेष आग्रह है कि वे छुट्टियों के अनुभवों को #हॉलिडे मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। मैं आपके अनुभवों को आगे आने वाली मन की बात में शामिल करने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर शहर, गांव गांव पानी बचाने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। अनेक राज्यों में वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े कामों ने, जल संरक्षण से जुड़े कामों ने नई तेजी पकड़ी है। जल शक्ति मंत्रालय और अलग-अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है, जनता जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड और अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। अब आप सोचेंगे कि 11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी कितना पानी होता है। साथियों, भाखड़ा नांगल बांध में जो पानी जमा होता है उसकी तस्वीरें तो आपने जरूर देखी होगी। ये पानी गोविंद सागर झील का निर्माण करता है।
इस झील की लंबाई ही 90 किलोमीटर से ज्यादा है। इस झील में भी 9-10 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी संरक्षित नहीं हो सकता है। सिर्फ 9-10 बिलियन क्यूबिक मीटर। और देशवासियों ने अपने छोटे छोटे प्रयास से देश के अलग अलग हिस्सों में 11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के संरक्षण का इंतजाम कर दिया है ना ये शानदार प्रयास। साथियों, इस दिशा में कर्नाटका के गडक जिले के लोगों ने भी मिसाल कायम की है। कुछ साल पहले यहाँ के 2 गांवों की झीलें पूरी तरह सूख गई। एक समय ऐसा भी आया जब वहां पशुओं के पीने के लिए भी पानी नहीं बचा। धीरे धीरे झील घास फूस और झाड़ियों से भर गई। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने झील को पुनर्जीवित करने का फैसला किया और काम में जुट गए। और कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। गांव के लोगों के प्रयास देखकर आसपास की सामाजिक संस्थाएं भी उनसे जुड़ गई। सब लोगों ने मिलकर कचरा और कीचड़ साफ किया और कुछ समय बाद झील वाली जगह बिल्कुल साफ हो गई। अब लोगों को इंतजार है बारिश के मौसम का। वाकई ये कैच द रेन अभियान का शानदार उदाहरण है। साथियों, आप भी सामुदायिक स्तर पर ऐसे प्रयासों से जुड़ सकते हैं। इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप अभी से योजना जरूर बनाइए। और आपको एक और बात याद रखनी है, हो सके तो गर्मियों में अपने घर के आगे मटके में ठंडा जल जरूर रखिए। घर की छत पर या बरामदे में भी पक्षियों के लिए पानी रखिए। देखिएगा, ये पुण्य कार्य करके आपको कितना अच्छा लगेगा। साथियों, मन की बात में अब बात हौसलों के उड़ान की, चुनौतियों के बावजूद जज्बा दिखाने की। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। इस बार के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले आर्म रेसलर जॉबी मैथ्यू ने मुझे चिट्ठी लिखी है। मैं उनके पत्र के कुछ हिस्से को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, मेडल जीतना बहुत खास होता है, लेकिन हमारा संघर्ष सिर्फ पोडियम पर खड़े होने तक सीमित नहीं है। हम हर रोज एक लड़ाई लड़ते हैं। जीवन कई तरीके से हमारी परीक्षा लेता है। बहुत कम लोग हमारे संघर्ष को समझ पाते हैं। इसके बावजूद हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने में जुटते हैं। हमें ये विश्वास रहता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। वाह जॉबी मैथ्यू, आपने कमाल लिखा है, अद्भुत लिखा है। इस पत्र के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जॉबी मैथ्यू और हमारे सभी दिव्यांग साथियों से कहना चाहता हूं कि आपके प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, दिल्ली में एक और भव्य आयोजन ने लोगों को बहुत प्रेरणा दी है, जोश से भर दिया है। एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब
25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिली। मेरा आग्रह है कि आप अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्निवल का आयोजन करें। इस पहल में माय भारत आपके लिए बहुत मददगार बन सकता है। साथियों, हमारे स्वदेशी खेल अब पॉपुलर कल्चर के रूप में घुल मिल रहे हैं। मशहूर रैपर हनुमान काइंड को तो आप सभी जानते ही होंगे। आजकल उनका नया सॉन्ग रन इट अप काफी फेमस हो रहा है। इसमें कलारियापट्टू, गतका और थांगता जैसी हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स को शामिल किया गया है। मैं हनुमान काइंड को बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के बारे में दुनिया के लोग जान पा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हर महीने मुझे माईगॉव और नमो ऐप पर आपके ढेरों संदेश मिलते हैं। कई संदेश मेरे मन को छू लेते हैं तो कुछ गर्व से भर देते हैं। कई बार तो इन संदेशों में हमारी संस्कृति और परंपराओं के बारे में अनोखी जानकारी मिलती है। इस बार जिस संदेश ने मेरा ध्यान खींचा उसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। वाराणसी के अथर्व कपूर, मुंबई के आर्यश लिखा और अत्रेय मान ने मेरी हाल की मॉरिशस यात्रा पर अपनी भावनाएं लिखकर भेजी है। उन्होंने लिखा है, इस यात्रा के दौरान गीत गवई की परफॉर्मेंस से उन्हें बहुत आनंद आया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए बहुत सारे पत्रों में मुझे ऐसी ही भावुकता देखने को मिली है। मॉरिशस में गीत गवई की शानदार परफॉर्मेंस के दौरान मैंने वहां जो महसूस किया वो वाकई अद्भुत है। साथियों, जब हम जड़ से जुड़े रहते हैं तो कितना ही बड़ा तूफान आए, तूफान हमें उखाड़ नहीं पाता। आप कल्पना करिए, करीब 200 साल पहले भारत से कई लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए थे। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन समय के साथ वे वहां रस बस गए। मॉरिशस में उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। उन्होंने अपनी विरासत को सहेज कर रखा और जड़ों से जुड़े रहे। मॉरिशस ऐसा अकेला उदाहरण नहीं है। पिछले साल जब मैं गयाना गया था तो वहां की चौताल परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। साथियों, अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे देश के किसी हिस्से की बात है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका संबंध फिजी से है। यह फिजी का बहुत ही लोकप्रिय फगवा चौताल है। ये गीत और संगीत हर किसी में जोश भर देता है। मैं आपको एक और ऑडियो सुनाता हूं। ये ऑडियो सूरीनाम का चौताल है। इस कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे देशवासी सूरीनाम के राष्ट्रपति और मेरे मित्र चान संतोखी जी को इसका आनंद लेते हुए देख सकते हैं। बैठक और गानों की यह परंपरा त्रिनिदाद,
एंड टोबैगो में भी खूब लोकप्रिय है। इन सभी देशों में लोग रामायण खूब पढ़ते हैं। यहाँ फगवा बहुत लोकप्रिय है और सभी भारतीय पर्व त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। उनके कई गाने भोजपुरी, अवधी या मिश्रित भाषा में होते हैं। कभी कभार ब्रज और मैथिली का भी उपयोग होता है। इन देशों में हमारी परंपराओं को सहेजने वाले सभी लोग सराहना के पात्र हैं। साथियों, दुनिया में ऐसे कई संगठन भी हैं जो वर्षों से भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी। भारतीय नृत्य, संगीत और संस्कृति को संरक्षित करने में जुटे इस संगठन ने अपने गौरवशाली 75 साल पूरे किए हैं। इस अवसर से जुड़े कार्यक्रम में सिंगापुर के राष्ट्रपति श्रीमान थरमन शनमुगारत्नम जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों की खूब सराहना की। मैं इस टीम को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मन की बात में हम देशवासियों की उपलब्धियों के साथ ही अक्सर सामाजिक विषयों को भी उठाते हैं। कई बार चुनौतियों पर भी चर्चा होती है। इस बार मन की बात में मैं एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करना चाहता हूं जो सीधे हम सबसे जुड़ी हुई है। ये चुनौती है टेक्सटाइल वेस्ट की। आप सोच रहे होंगे, ये टेक्सटाइल वेस्ट क्या नई बला आ खड़ी हुई है? दरअसल टेक्सटाइल वेस्ट पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। आजकल दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। क्या आपने सोचा है कि जो पुराने कपड़े आप पहनना छोड़ देते हैं, उनका क्या होता है? यही टेक्सटाइल वेस्ट बन जाता है। इस विषय में बहुत सारी ग्लोबल रिसर्च हो रही है। एक रिसर्च में ये सामने आया है, सिर्फ 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकिल किया जाता है। 1% से भी कम। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। यानी चुनौती हमारे सामने भी बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। साथियों, टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में कुछ शहर भी अपनी नई पहचान बना रहे हैं। हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। बेंगलुरु भी इनोवेटिव टेक्स सॉल्यूशंस से अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यहाँ आधे से ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट को जमा किया जाता है, जो हमारे दूसरे शहरों के लिए भी एक मिसाल है। इसी प्रकार तमिलनाडु का तिरुपुर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट में जुटा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज फिटनेस के साथ साथ काउंट का बड़ा रोल हो गया है। एक दिन में कितने स्टेप्स चले, इसका काउंट। एक दिन में कितनी कैलोरीज खाई,
इसका काउंट, कितनी कैलोरीज बर्न की, इसका काउंट। इतने सारे काउंट्स के बीच एक और काउंटडाउन शुरू होने वाला है, इंटरनेशनल योगा डे का काउंटडाउन। योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। साल 2025 के योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। साथियों, यह हम सबके लिए गर्व करने वाली बात है कि आज हमारे योग और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर पूरी दुनिया में जिज्ञासा बढ़ रही है। बड़ी संख्या में युवा योग और आयुर्वेद को वेलनेस का एक बेहतरीन माध्यम मानकर इसे अपना रहे हैं। अब जैसे साउथ अमेरिका का देश चिली है, वहाँ आयुर्वेद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पिछले साल मैं ब्राजील की यात्रा के दौरान चिली के राष्ट्रपति से मिला था। आयुर्वेद की इस पॉपुलैरिटी को लेकर हमारे बीच काफी चर्चा हुई थी। मुझे सोमोस इंडिया नाम की टीम के बारे में पता चला है। स्पेनिश में इसका अर्थ है वी आर इंडिया। यह टीम करीब 1 दशक से योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने में जुटी है। उनका फोकस ट्रीटमेंट के साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम्स पर भी है। वे आयुर्वेद और योग से संबंधित जानकारियों को स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवा रहे हैं। सिर्फ पिछले वर्ष की बात करें तो उनके अलग अलग इवेंट्स और कोर्सेज में करीब 9,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं इस टीम से जुड़े सभी लोगों को उनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब एक चटपटा सा और अटपटा सा सवाल। आपने कभी फूलों की यात्रा के बारे में सोचा है? पेड़ पौधों से निकले कुछ फूलों की यात्रा मंदिरों तक होती है। कुछ फूल घर को सुंदर बनाते हैं, कुछ इत्र में घुलकर हर तरफ खुशबू फैलाते हैं। लेकिन आज मैं आपको फूलों की एक और यात्रा के बारे में बताऊंगा। आपने महुआ के फूलों के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे गांवों और खास करके आदिवासी समुदाय के लोग इसके महत्व के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। देश के कई हिस्सों में महुआ के फूलों की यात्रा अब एक नए रास्ते पर निकल पड़ी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजाखो गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देखकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई हैं। इनके बनाए महुआ कुकीज की मांग तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भी 2 बहनों ने महुआ के फूलों से नया एक्सपेरिमेंट किया है। वो इनसे तरह तरह के पकवान बनाती हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। उनके पकवानों में आदिवासी संस्कृति की मिठास भी है। साथियों, मैं आपको एक और शानदार फूल के बारे में बताना चाहता हूं और इसका नाम है कृष्ण कमल। क्या आप गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने गए हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास आपको ये कृष्ण कमल बड़ी संख्या में दिखेंगे। ये फूल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। ये कृष्ण कमल एकता नगर के आरोग्य वन, एकता नर्सरी, विश्व वन और मियावाकी फॉरेस्ट में
आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। यहाँ योजनाबद्ध तरीके से लाखों की संख्या में कृष्ण कमल के पौधे लगाए गए हैं। आप भी अपने आसपास देखेंगे तो आपको फूलों की दिलचस्प यात्राएं दिखेगी। आप अपने क्षेत्र में फूलों की ऐसी अनोखी यात्रा के बारे में मुझे भी लिखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे हमेशा की तरह अपने विचार, अनुभव और जानकारियां साझा करते रहें। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा हो जो सामान्य लगे, लेकिन दूसरों के लिए वो विषय बहुत रोचक और नया होगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे और देशवासियों की उन बातों की चर्चा करेंगे जो हमें प्रेरणा से भर देती हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।